उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा है कि मेडिकल सलाह के मुताबिक अभी वो सेहत पर ध्यान देना चाहते हैं। धनखड़ के इस्तीफे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रियों का आभार जताया है। वहीं आज उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी धनखड़ के इस्तीफे पर एक्स पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि धनखड़ जी ने कई भूमिका में देश की सेवा की है। पीएम ने लिखा है कि वो धनखड़ जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन विपक्ष धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल उठा रहा है। डिटेल समझने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, अपडेट क्या है? सरप्राइज था ये इस्तीफा और सियासी गलियारों में क्या चल रहा है? देखिए, वैसे तो सदन के भीतर बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के मुद्दे पर काफी ज्यादा हंगामा रहा, लेकिन सदन के गलियारे में या फिर कहें कि संसद के बाहर सबसे ज्यादा नेताओं के बीच में जो चर्चा का विषय रहा वो था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा होना। अचानक कल रात उनके तरफ से ट्वीट होता है, इस्तीफे की चिट्ठी आती है और सुबह होते होते राष्ट्रपति उस इस्तीफा को स्वीकार कर लेती हैं और फिर उसका एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ उन्होंने बताया भी कि जगदीप धनखड़ साहब को अलग अलग कई मौके पर देश की सेवा करने का अवसर वहां पे मिला है। लेकिन जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि उनकी सेहत अच्छी नहीं थी, डॉक्टर ने उनको आराम करने की सलाह दी थी, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन विपक्षी पार्टियां जगदीप धनखड़ के इस दलील को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने कल के पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया जिसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो रही थी और उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्रियों का नहीं आना और फिर बाद में चलकर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा होना, इसको साथ में जोड़ करके देख करके इस पर सवाल उठाएं कि आखिर इस्तीफा क्यों हुआ। ऐसे ही कई सारी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस की तरफ से नेताओं ने बयान दिया और उन्होंने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर हैरानी जताई और उस पर पर्दा हटाने की मांग की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पर बिल्कुल चुप है, साफ तौर से कहती है जो जगदीप धनखड़ साहब ने कहा है अपनी चिट्ठी में वही है, यानी सेहत की वजह से वो काम बहुत समर्थ नहीं थे करने में, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन अब भी इसको लेकर चर्चा काफी जोरों पर है। धन्यवाद लक्ष्मण जी। इस बीच आज राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही हरिवंश नारायण सिंह का नाम उपराष्ट्रपति बनने की रेस में चल रहा था। नियमों के मुताबिक राज्यसभा के सभापति का पद खाली होने के बाद हरिवंश नारायण सिंह ने कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी भी संभाल ली है। तो आखिर धनखड़ को हुआ क्या? अचानक उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया और विपक्ष इस पर सवाल क्यों कर रहा है? आज आवाज अड्डा में इन्हीं तमाम बातों पर होगी चर्चा। सेहत पर सियासत क्यों? वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक विपक्षी दल सदन के अंदर और बाहर विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में संसद परिसर में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव और दूसरे विपक्षी नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। दूसरी तरफ बिहार में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगहों पर विपक्ष ने नारेबाजी की। विधानसभा और विधान परिषद के बाहर भी आरजेडी और कांग्रेस के विधायक हाथ में तख्तियां लेकर नाराबाजी करते दिखे। विपक्षी दलों के विधायक बीजेपी पर चुनाव आयोग के बहाने वोट का अधिकार छीनने की साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी सांसदों ने बड़ा हमला बोला है। वो कह रहा है कि ये सबको सही हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र का कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है जो कर रहे हैं। लोकतंत्र का कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है जो कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी एसआईआर को लेकर हमला बोला है। आप बताइए, जो बिहार का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो बिहार विधानसभा है और लोकतंत्र की जननी बिहार है। अगर वहीं से लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, सब लोग वोटर जो है, जनता जो है, मालिक जो है वही चुनते हैं।
जब उनका ही अधिकार छीन लिया जाएगा वोटर देने का, तो हम लोगों का यहाँ रहने का क्या मतलब रह जाएगा। हम लोग तो उन्हीं की बात को उठाते, जनता की बात को उठाते, और जनता के कई लाख वोटरों का अगर नाम काट दोगे तो ये चलने वाला नहीं है। इधर बीजेपी ने विपक्ष के हंगामे पर जवाब दिया है। अब ये संविधान के साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था के साथ ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। संविधान ऐसे नहीं चलता है। संवैधानिक व्यवस्था का मतलब, विरोध करने का मतलब है गुंडागर्दी करना, टेबल पटक देना बिहार विधानसभा में, और मकरध्वज पे हंगामा खड़ा करना। अगर संवैधानिक व्यवस्था है, वो क्या कर रहा है? मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के लोग, बहस करें, बहस के लिए हम तैयार हैं। लोकसभा में करें, राज्यसभा में करें, विधानसभा में करें, जहां भी करें, सरकार तैयार है। और बात करते हैं बाजार की। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी पर आज दायरे में कारोबार हुआ। सेंसेक्स निफ्टी की क्लोजिंग फ्लैट हुई। सेंसेक्स 14 पॉइंट गिरा, निफ्टी 30 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा। बाकी डिटेल्स बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन बाजार की बात करी जाए तो हमें कंप्लीटली एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी में एक फ्लैट क्लोजिंग है, सेंसेक्स में एक फ्लैट क्लोजिंग है। मिड कैप हालांकि यहाँ पे जो पेन है वो ज्यादा बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है, और सेंसेक्स में भी आज एक फ्लैट क्लोजिंग ही देखने को मिली है, क्योंकि आज मार्केट में काफी सारी अर्निंग्स आई थी, उसका रिएक्शन सीधा सीधा यहाँ पे देखने को मिला है। कल की अर्निंग्स का रिएक्शन आज स्टॉक्स में देखने को मिला है। आइए देखते हैं कि निफ्टी के जो बढ़ने वाले शेयर्स है वो किस तरीके से आज उन्होंने परफॉर्म किया है। इटर्नल नंबर्स आए थे कल, नंबर्स के बाद यहाँ पे शानदार तेजी देखने को मिली है। ब्लिंकिट की तरफ से जो रेवेन्यू में बढ़ोतरी आई है उसका सीधा सीधा इंपैक्ट देखिए नंबर्स में देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी लाइफ 2% के तेजी यहां पे देखने को मिली। टाइटन खबरों के लिहाज से यहां पे करीबन 1.25% का इजाफा, और हिंडाल्को में करीब 1% की बढ़त आज के सत्र में देखी गई है। लूजिंग पॉकेट में बात कर लेते हैं। श्रीराम फाइनेंस 2.5% की कमजोरी, आयशा मोटर्स 2%, अडानी पोर्ट्स 2% और टाटा मोटर भी यहां पे 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो एनएलसी इंडिया करीबन 5% के गेन्स यहां पे देखने को मिले हैं। एमआरपीएल 4%, पेटीएम 0.25% की तेजी, और टाटा केमिकल भी करीब 3% की बढ़त के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। लूजिंग स्ट्रीक में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में करीबन 4% की हमें कमजोरी देखने को मिली है, और बिंदु फार्मा 3.5%, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन खबरों के लिहाज से भी ये काफी ज्यादा फोकस में था, करीबन 3% की कमजोरी, और जुबिलेंट फूड भी करीब 3% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। ओवरऑल मार्केट का जिस समझा जाए तो आज हमें कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को मिला और फ्लैट क्लोजिंग मेजरली देखने को मिली है। और अब बाजार की नजर कल आने वाले नतीजों पर रहेगी। कल निफ्टी में इन्फोसिस के नतीजे आएंगे। इन्फोसिस को लेकर कैसा है अनुमान, जानते हैं आशीष वर्मा से। कल बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस तो ब्यूटीफुली टाइमलाइन रख देता है। 3:45 पे रिजल्ट्स आ रहे होंगे, 4:15 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, और शाम 5:30 बजे वो एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही होगी। वो टाइमलाइन आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, जब रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही थी तब अपन ने मेंशन करा था कि लार्ज कैप टियर 1 में सबसे अच्छा सीक्वेंशियल ग्रोथ इन्फोसिस का होगा। क्यों कहा जा रहा था ऐसा? क्योंकि एक तो क्वार्टरली स्ट्रेंथ होती है, नंबर ऑफ बिलिंग डेज ज्यादा होते हैं, बीएफएसआई में तवज्जो ज्यादा है और बीएफएसआई अच्छा कर रहा है, और इन्होंने कुछ अधिग्रहण कर रखे थे, उनसे कंट्रीब्यूशन आना था। एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि 1 से 1.5% कांस्टेंट करेंसी में क्यू ऑन क्यू आए उछलती हुई नजर आएगी। सारे टियर 1 प्लेयर्स एक साथ स्क्रीन पर रख देता हूं। चारों के आ चुके हैं, इन्फोसिस के आने हैं, तो आपको तस्वीर क्लियर हो जाएगी किस तरह का आउट परफॉर्मेंस इन्फोसिस से एक्सपेक्टेड है। स्क्रीन पे आएगा ये रहा, सारे के सारे अब एक्चुअल नंबर्स हैं, ये सब में क्यू ऑन क्यू दबाव था। इन्फोसिस एक्सपेक्टेड कि अच्छा परफॉर्मेंस होगा। जहां तक मार्जिन्स की बात है, फ्लैट होंगे। पिछले क्वार्टर में थे 21%, उसी के इर्द गिर्द। एक तो रेवेन्यूज बढ़ रहे होंगे तो यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रहे होंगे, पर उसके सामने वेज हाइक्स लिए हैं तो वो निगेट हो जाएगा। इसलिए मानकर चला जा रहा है कि पिछले क्वार्टर के इर्द गिर्द ही आपको मार्जिन्स देखने को मिलेंगे। लार्ज डील विंस $3 बिलियन के आसपास, क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर से कंपेयर करूं तो काफी मामला शायद ठंडा पड़ता हुआ नजर आया आपको लार्ज टीसीवीज का।
अब इंपॉर्टेंट इन्फोसिस के लिए होता है गाइडेंस, नंबर से ज्यादा उस पर सबकी नजरें रहती हैं। पिछले क्वार्टर में पूरे साल के लिए जो गाइड करा था वो था 0 से 3% होगी कांस्टेंट करेंसी में आए। ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान के चल रहे हैं कि ये अपना लोअर थ्रेशोल्ड जो है गाइडेंस का उससे बढ़ा देंगे, यानी कि 1 से 3% कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्वार्टर्स आगे बढ़ते हैं इन्फोसिस के पास ज्यादा क्लैरिटी होती है, गाइडेंस नैरो डाउन होती है। पर कुछ ब्रोकरेजेस कह रही हैं कि शायद इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स यानी कि जो अधिग्रहण किए थे उससे 50 बेसिस पॉइंट्स ऐड कर लीजिए। इन्फोसिस वो ऐड करके शायद 1.5 से 3.5% की बात कर रहा होगा। तो स्ट्रीट मान के चल रही गाइडेंस में इंप्रूवमेंट होना है, कितना, पार्टीज डिवाइडेड हैं। अच्छा, मार्जिन का बैंड जस का तस रहेगा 20 से 22% का, जो पिछले कई क्वार्टर से इन्फोसिस मेंटेन कर रहा है। दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा ईवी पॉलिसी को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में आज ये फैसला लिया गया है और नई पॉलिसी पर अभी और चर्चा की जाएगी। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। आज दिल्ली कैबिनेट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि जो मौजूदा ईवी पॉलिसी है वो मार्च 2026 या फिर तब तक जारी रहेगी जब तक कि नई पॉलिसी जो है वो नहीं आ जाती है। हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी का, जो नई ईवी पॉलिसी है उसका ड्राफ्ट लाया था, उस पर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चल रहा है। लेकिन अब दिल्ली सरकार को ये लगता है कि इस पर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है, चर्चा की और ज़्यादा ज़रूरत है। कई सारे मुद्दों पर अभी भी स्टेक होल्डर्स में एक राय नहीं है, तो जब तक ये एक राय नहीं बन जाती है तब तक जो पुरानी पॉलिसी है वो जारी रहेगी। ये दिल्ली कैबिनेट में इस बात का फैसला किया गया है। जो नई पॉलिसी बन रही थी उसमें 2027 तक 95% जो नए रजिस्ट्रेशन है 2 व्हीलर 3 व्हीलर में उसे पूरी तरह से ईवी करने की बात थी, साथ ही इंसेंटिव्स की भी बात थी। लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, खासतौर पे सीएनजी ऑटो का क्या होगा, या जो जिस तरीके से उन्होंने टाइमलाइन रखा है, क्या उसको रिलैक्स करने की जरूरत है, इस पर अभी भी चर्चा की जरूरत है। इस पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स बात कर रहे थे। इसलिए अब दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है कि जब तक ये सभी एक राय नहीं हो जाते हैं सारे स्टेक होल्डर्स, तब तक जो है पुरानी पॉलिसी जारी रहेगी। तो या तो 2026 मार्च तक या उससे पहले जब तक सहमति नहीं बन जाती है पुरानी पॉलिसी जारी रहेगी। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में छोटे दुकानदारों को नोटिस से राहत देने पर विचार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाकर और यूपीआई से लेन देन करने वाले दुकानदारों को राहत देने की तैयारी है। और बाकी डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। जी हाँ, देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो तय सालाना टर्नओवर की लिमिट है उसको पार करने की वजह से जिन छोटे दुकानदारों को भी जीएसटी के नोटिस मिल रहे हैं उनके लिए राहत की खबर है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे दुकानदारों को मिलने वाले जीएसटी नोटिस के मुद्दे के साथ साथ सालाना टर्नओवर की लिमिट को बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है। दरअसल इस पूरे मुद्दे पर कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों ने सेंटर से संपर्क किया है और सेंटर के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं कि आखिरकार इन छोटे दुकानदारों को जीएसटी के नोटिस के जद से कैसे बचाया जा सके। दरअसल इसको लेकर एक विकल्प ये भी सोचा जा रहा है कि अगर इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो टर्नओवर की लिमिट है अगर इसको बढ़ा दिया जाता है तो बहुत सारे छोटे दुकानदार जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जद में आने से बच सकेंगे। जो प्रपोजल है उसके मुताबिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था तब से सर्विस के लिए 20 लाख और गुड्स के लिए 40 लाख रुपए सालाना है। इसको बढ़ाकर डबल करने की बात चल रही है, इससे ज्यादा बढ़ाकर 50 लाख और 1 करोड़ की बात चल रही है। मैं बता दूं कि जो भी दुकानदार जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ के आसपास तक है वो कंपोजिशन स्कीम भी ले सकते हैं और 1% जीएसटी देकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अब ये कोशिश हो रही है कि जो बहुत छोटे दुकानदार हैं उनको रजिस्ट्रेशन का झंझट ना हो, लिहाजा इस टर्नओवर की लिमिट को भी बढ़ाने पर विचार हो रहा है। टेलीकॉम कंपनियों का नंबर के साथ साथ नाम दिखाने का ट्रायल सफल हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने इसे फिलहाल लागू करने में असमर्थता जताई है। कंपनी ने सरकार से इसे लागू करने के लिए 3 महीने का और वक्त मांगा है। खबर की डिटेल और बीएसएनएल की क्या पॉइंट्स है बता रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा।
साइबर फ्रॉड रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने दूरसंचार विभाग से कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन लागू करने की सिफारिश की थी। इसके तहत जो भी उपभोक्ता कॉल करने वाला था उसके नंबर के साथ साथ उसका नाम भी दिखाया जाना था। दूरसंचार विभाग ने इसके ऊपर काम करने की शुरुआत की। अप्रैल में टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि आप इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कीजिए और फिजिबिलिटी स्टडी कीजिए कि ये लागू हो सकता है या नहीं हो सकता। 2 सर्किल के अंदर इसका ट्रायल किया गया था। महाराष्ट्र और हरियाणा सर्किल के अंदर इसका ट्रायल सक्सेसफुल हुआ। पिछले हफ्ते दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाई थी और उनसे पूछा था कि आप बताइए इसे हम कब तक लागू कर सकते हैं। जो निजी कंपनियां थी उन्होंने कहा कि हम इसको लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अगर दूरसंचार विभाग निर्देश देता है तो हम इसको बहुत जल्दी ही इसको लागू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सरकारी कंपनी BSNL है उसने थोड़ा सा अड़ंगा लगा दिया। BSNL ने कहा कि वो भी इसके लिए तैयार नहीं है, उसको इसे लागू करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त चाहिए। हालांकि सरकार ने दूरसंचार विभाग है उसने BSNL से कहा है कि आप जल्दी से जल्दी इसको लागू कीजिए। अगर BSNL इसको जल्दी लागू कर देता है तो बहुत जल्दी आपको नंबर के साथ साथ नाम दिखाने की शुरुआत भी हो सकती है। देश के टॉप बैंक्स में नई नौकरियों की रफ्तार धीमी पड़ रही है। बैंकों की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में नई नियुक्तियों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बाकी डिटेल बता रही हैं दीपाली नंदा। जी बिल्कुल, अगर देश के टॉप बैंकों की बात की जाए तो वहां पर जो नई हायरिंग है उसमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूं कि किस बैंक में कितना डिक्लाइन देखने को मिला है, खासतौर पर जब हम बात करते हैं नई हायरिंग की। सबसे पहले देश के निजी बैंक HDFC की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2025 में 49,713 प्रोफेशनल्स को हायर किया गया है, जबकि पिछले साल वित्त वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 89,115 था। वहीं भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो FY 2025 में सिर्फ 1770 नियुक्तियां की गई है। पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो ये संख्या काफी कम है, क्योंकि पिछले साल वित्त वर्ष 2024 में 10,661 नई नियुक्तियां इस बैंक ने की थी। वहीं एक्सिस बैंक के हिसाब से देखें तो यहां पर भी गिरावट दिखाई दी है नई नौकरियों में। पिछले साल यहां पर 40,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स हायर किए गए थे। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो ये 40,724 का है, लेकिन इस बार की बात करें FY 2025 में यह हायरिंग घटकर 31,674 तक रह गई है। और ये जो आंकड़ा है ये बैंकों की एनुअल रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिला है या फिर एक ऐसा सेगमेंट जहां पर सबसे ज्यादा नौकरियों में गिरावट आई है तो वो है बैंकों का रिटेल बिजनेस सेगमेंट। हालांकि कई सारी वजह इसके पीछे बताई जा सकती हैं, लेकिन जो बैंकों के हिसाब से जो बड़ी वजह दिखाई दे रही है उसमें यही मालूम पड़ा है कि जो बिजनेस ग्रोथ है उसमें नरमी दिखाई दी है और साथ ही साथ जो बैंकों की ब्रांचेस हैं उनका भी काफी लिमिटेड एक्सपेंशन हुआ है। तो इस तरह की बड़ी वजह है जिसके मद्देनजर ये जो डिक्लाइन है वो देखने को मिला है। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी बुधवार को ब्रिटेन की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अपने दौरे में पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात करेंगे। लंदन में पीएम मोदी और स्टारमर के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। बैठक में भारत UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। इसी के साथ साथ पीएम किंग चार्ल्स से भी मुलाकात करेंगे। ये पीएम की 4थी ब्रिटेन यात्रा होगी। The Prime Minister will be embarking on an official visit to the United Kingdom tomorrow, the 23rd of July, for discussions during the visit with the Right Honourable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom. And during the visit, he will also call on His Majesty King Charles III. There is also, during the visit, interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. भारतीय सेना के लिए अमेरिका से खरीदे गए अत्याधुनिक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप भारत पहुंच गई है। 3 अपाचे हेलीकॉप्टरों को AN-124 कार्गो विमान से हिंडन एयरपोर्ट पर उतारा गया।
इन्हें जल्दी ही राजस्थान के जोधपुर में तैनात किया जाएगा। भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से कुल 6 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, जिनमें से ये पहली खेप है। इससे पहले 2020 में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर आधुनिक कम्युनिकेशन, नेविगेशन और टारगेटिंग सिस्टम से लैस हैं, जो दिन रात और ख़राब मौसम में भी दुश्मन पर सटीक हमला करने की क्षमता रखते हैं। ये हेलीकॉप्टर 30 मिलीमीटर चेन गन और हिल फायर, साथ ही मिसाइल और रॉकेट पॉड्स जैसे घातक हथियारों से लैस है और ज़मीनी लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। 2006 में हुए मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सभी 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को सुनवाई करेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। देश के कई राज्यों में मानसून की भारी बारिश और मौसम की मार ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। भूस्खलन, बाढ़ और जलभराव की घटनाओं ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून कहर बरपा रहा है। कहीं भारी बारिश से तबाही मची है तो कहीं सड़कों पर दरिया बह रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। नदियां, नाले और तालाब उफान पर हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। चंबा प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। राजौरी जिले में गढ़हाली और सख्तोह नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। रिहायशी इलाकों में सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। राजौरी जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। कारगिल से भी बादल फटने की खबर सामने आई है। असम की राजधानी गुवाहाटी में भारी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन जलभराव की वजह से कई मुसीबतें यहां पर लोगों को परेशान कर रही हैं। शहर के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों को दफ्तर और अन्य स्थानों पर पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन जलभराव को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।